जो पहला कानून है वो है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। इतना लंबा सा नाम है। मतलब हिंदी में अगर कहें तो कृषक उत्पाद वाणिज्य और व्यापार उन्नति और सरलीकरण अधिनियम 2020। इस कानून में सबसे पहले तो भूमिका में सरकार ने यही बताया है कि यह जो कानून बनाया जा रहा है वो जो बाधाएं थी अभी तक किसानों के सामने कि जो अपने ही एरिया में बेचो सामान, अपना माल, अपना अनाज, अपना फल, अपना सब्जी, अब आप पूरे प्रदेश में बेच सकते हो और यहाँ तक कि प्रदेश के बाहर भी बेच सकते हो। कुल मिलाकर भूमिका में यही बात बताई गई है। इसके बाद परिभाषाएं दी गई हैं कि ट्रेड क्या है, ट्रेडर क्या है और एपीएमसी स्टेट के एक्ट्स क्या हैं, इन सब चीज़ों की परिभाषा दी गई है। सेक्शन 3 में ये कहा गया है कि स्पेशली जो किसान हैं या फिर जो ट्रेडिंग प्लेटफार्म्स हैं, मतलब सोसाइटीज़ से मतलब है जो ट्रेडिंग के सोसाइटीज़ हैं या ट्रेडिंग कंपनीज़ हैं, इन लोगों को एक फ्रीडम दी गई है कि वो प्रदेश के अंदर व्यापार करें या प्रदेश के बाहर व्यापार करें, ये आज़ादी उनको दी गई है। जो कानून का सेक्शन 4 है उसमें सरकार ने ये कहा है कि जो किसानों के वो माल जो शेड्यूल्ड माल कहा गया है, शेड्यूल्ड सामानें जिनका व्यापार या वाणिज्य हो सकता है, उनके सामानों के वाणिज्य में या व्यापार में जो लोग कंपनियां या जो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो काम करेंगी, वो उनके लिए अनिवार्य होगा कि उनके पास पैन कार्ड हो, यानी उनकी कोई रजिस्टर्ड स्थिति हो और उनके पास पैन कार्ड हो। केवल उन्हीं को ट्रेड की बारे में फ्रीडम होगी या ट्रेड करने का उनको अधिकार होगा। इसी कानून में, इसी सेक्शन में ये बात भी बताई गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस विचारधारा में विश्वास करती है या ये कानून इस नियति से लेकर आई है कि जो भी ट्रेडिंग का काम करेंगे, व्यापार का काम करेंगे, उनका एक सिस्टम डेवलप होगा, खास करके इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन का सिस्टम डेवलप होगा, बनाया जाएगा। और कैसे ट्रेड होगा, कैसे पेमेंट होगा, उसके तरीके क्या होंगे, इस बारे में विस्तृत ब्यौरा सेंट्रल गवर्नमेंट इस बारे में बनाना चाहती है, ऐसा इस अधिनियम में कहा गया है। और सरकार ने इसी सेक्शन 4 में, इसी कानून के सेक्शन 4 में ये कहा है कि जो भी किसानों की सामान कोई व्यापारी या कोई प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी जो भी खरीदेगा उसको यथासंभव उसी दिन पेमेंट कर देगा या 3 दिन के अंदर कर देगा। अगर मान लो कि ऐसा संभव किन्हीं कारणों से नहीं हो पाता है तो कम से कम वह एक रसीद जारी कर देगा, यानी एक मेमो दे देगा कि हाँ, हमने आपसे ये सामान पाया और इतना बकाया है। इस कानून में ऐसे फॉर्मेट भी, ऐसे फार्म भी दिए गए हैं कि जिसमें फार्म भर करके कोई रसीद कोई व्यापारी किसी किसान को जारी कर सके। इसमें विस्तार से इस तरह का प्रारूप भी दिया गया है। जो इस कानून का सेक्शन 5 है उसमें यही बताया गया है कि जो प्लेटफार्म्स होंगे, खास करके व्यापार करने वाले प्लेटफार्म्स होंगे, जो किसानों से सामान लेंगे, अनाज लेंगे, फल लेंगे, सब्जी लेंगे, इन सब लोगों के बारे में विस्तृत सिस्टम क्या होगा उसके बारे में जानकारियां दी गई हैं। इस पर किसान संगठनों को किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि मामला प्रोसीजरल है। लेकिन जो ऑब्जेक्शनेबल बात है, जो ज्यादा आपत्तिजनक बात है, वो सेक्शन 6 में है, जिसमें ये साफ साफ लिखा है कि अब जो किसानों से सामान खरीदेंगे, यानी कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोई बिजनेस प्लेटफार्म या कोई कंपनी या कोई किसान ही किसी दूसरे किसान की सामान खरीदेगा, तो अब उसको किसी तरह के न तो लेवी देना पड़ेगा, न किसी का तरह का प्रतिकर देना पड़ेगा, न टैक्स देना पड़ेगा, न किसी तरह का शुल्क देना पड़ेगा। जबकि मंडी में बेचने पर यह देना पड़ता है, कभी कभी तो 15% तक देना पड़ता है। 3% लोकल मंडी का, 3% रूरल डेवलपमेंट का टैक्स देना पड़ता है। इसके अलावा आढ़तियों का 2.5% का लगभग टैक्स होता है। कुल मिला के 10% या 15% तक टैक्स कभी कभी चला जाता है। लेकिन अब यह प्रोविजन दिया गया है कि इस कानून के तहत जो लोग अब खरीदेंगे किसान की सामान, उनको किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देना पड़े। यानी जब अब टैक्स नहीं देना पड़ेगा और मंडी में टैक्स देना पड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि कोई भी आदमी मंडी में जाके क्यों बेचेगा, कोई भी आदमी मंडी में जाके क्यों खरीदेगा।
आखिर खरीदने वालों को भी टैक्स देना पड़ेगा, बेचने वाले को भी टैक्स देना पड़ेगा, तो कोई मंडी में जाएगा ही नहीं। इसीलिए किसान कह रहे हैं कि इस कानून को लाया ही इसलिए गया है कि मंडियां खत्म हो जाए, और अगर मंडियां खत्म हो जाएंगी तो फिर एमएसपी भी खत्म हो जाएगा, मतलब कि न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म हो जाएगा। यानी जो इस कानून का सेक्शन 6 है, सबसे ज्यादा विवादित मुद्दा यही है। जो इस कानून का सेक्शन 7 है उस पर कोई खास विवाद नहीं है। उसमें यह लिखा है कि जो ट्रेड रिलेटेड यानी व्यापार रिलेटेड जानकारियां होंगी, इलेक्ट्रॉनिक जानकारियां होगी, जो एक्सचेंज होगी, वो गवर्नमेंट प्रमोटेड कोई कंपनी करेगी या गवर्नमेंट प्रमोटेड कोई सोसाइटी करेगी, या कोई भी इस तरह का इंस्टीट्यूशन कर सकता है। यानी ये है कि जैसे स्टॉक एक्सचेंज होता है जिसमें कौन सा शेयर बढ़ रहा है, कौन सा शेयर घट रहा है, इसकी क्षण क्षण की जानकारी कंप्यूटर पर मिलती रहती है। उसी तरह से सरकार की कल्पना है कि अब क्षण क्षण की जानकारी मिलती रहेगी कि अपने इस देश में कौन से बाजार में, किस शहर में कौन से अनाज की कीमत बढ़ गई, कौन से अनाज की कीमत घट गई, कौन से दलहन या तिलहन की कीमत बढ़ गई या घट गई, कहां पर ज्यादा कीमत है, कहां पर कम कीमत है। जहां ज्यादा कीमत है वहां तुरंत बेच दो, जहां कम कीमत है वहां मत बेचो। इस तरह की एक जो सूचनाओं के आदान प्रदान का प्लेटफॉर्म सरकार बनाना चाहती है, वो कह रही है कि वो गवर्नमेंट ओन्ड या गवर्नमेंट प्रमोटेड। इसका मतलब यह है या तो सरकार द्वारा संचालित कोई संस्था ये काम करेगी, नहीं तो गवर्नमेंट द्वारा प्रमोटेड कोई भी कंपनी या गवर्नमेंट द्वारा प्रमोटेड कोई भी इंस्टीट्यूशन या सोसाइटी या कोऑपरेटिव सोसाइटी ये काम करेगी। यानी अगर गवर्नमेंट प्रमोट करती है किसी प्राइवेट कंपनी को, तो इसमें एक बड़ा खतरा है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो यहां पर अपनी जगह बना लेंगी, और जो ट्रेड के बारे में, व्यापार के बारे में जानकारियां देना होगा वो सबसे पहले अपने ही लोगों को जानकारी देगी, अपनी ही कंपनी के लोग जानकारी देगी। इस प्रकार जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इस व्यवस्था का सबसे ज्यादा लाभ खुद उठा लेंगी, लेकिन आम किसान की पहुंच वहां तक नहीं हो पाएगी कि वो शेयर मार्केट की तरह क्षण भर में अपने सामान बेच दे। ऐसा आम किसान के लिए संभव नहीं होगा। हाँ, यह व्यवस्था कंपनियों के लिए काफी लाभप्रद होगा। जो इस कानून का सेक्शन 8 है यानी चैप्टर 3 है, वो इस बारे में बताता है कि जो व्यापारी हैं किसान का सामान खरीदेंगे, हो सकता है कि उनके लेन देन में, पैसे में झगड़ा हो, विवाद हो। अगर ऐसा कुछ विवाद होता है तो इसमें यह प्रोविजन किया गया है कि जो पीड़ित पक्ष है यानी किसान है, वो अपना एक आवेदन ले जाकर के जो लोकल एसडीएम होगा उसके कार्यालय में देगा, और सबसे पहले वह सुलहनामे की कोशिश करेगा। एक इसको अंग्रेजी में नाम दिया गया है रिकंसिलिएशन, यानी एक सुलह की प्रक्रिया चलेगी। इस सुलह की प्रक्रिया में ये प्रावधान किया गया है कि एसडीएम कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा 5 लोगों की एक कमेटी बनाएगा। अगर वो 3 आदमी की कमेटी बनाता है तो एक आदमी सरकारी रखेगा, और एक आदमी किसान की तरफ से रखेगा, और एक आदमी व्यापारी की तरफ से रखेगा जिससे झगड़ा है, यानी 3। अगर 5 आदमी की कमेटी बनाता है तो फिर किसान की तरफ से 2 लोग रहेंगे और व्यापारी की तरफ से 2 लोग रहेंगे, और एक सरकारी आदमी रहेगा, यानी कुल 5 लोगों की कमेटी रहेगी। इसमें यह भी प्रोविजन किया गया है कि यह मामला बहुत लंबा नहीं लटकेगा। यानी एसडीएम कह देगा कि भाई आप एक आदमी या 2 आदमी दो जो पंचायत करेंगे, मतलब सुलह की कोशिश करेंगे। अगर कोई व्यापारी या कंपनी या फिर किसान 2 आदमी का नाम देने में 7 दिन में नाकाम हो जाते हैं, यानी 7 दिन के अंदर नहीं दे पाते, तो इस प्रोविजन में ये कहा गया है कि फिर एसडीएम अपनी तरफ से 2 आदमी नियुक्त कर देगा। यानी अगर किसान नहीं दे पाता है तो एसडीएम अपनी तरफ से 2 आदमी किसान की वकालत करने के लिए, किसान का पक्ष रखने के लिए नियुक्त कर देगा। या अगर मान लो कि व्यापारी या कंपनी 7 दिन के अंदर 2 आदमी नहीं दे पाती है पंचायत करने के लिए, तो फिर एसडीएम कंपनी की तरफ से 2 आदमी नियुक्त कर देगा। मतलब ये हुआ कि कुल 5 आदमी फैसला करेंगे, और यह फैसला भी बहुत लंबा नहीं लटकेगा। अगर मान लो कि सुलह की प्रक्रिया नाकाम हो जाती है, कोई भी एक पक्ष ये कहता है कि भाई हमें न्याय नहीं मिला, तो फिर अगला कदम इस मामले में यह प्रावधान किया गया है, जो इसका उप सेक्शन है, सब सेक्शन 4 है,
उसमें ये प्रोविजन किया है कि आप सीधे एसडीएम के यहाँ एप्लीकेशन दे सकते हैं और ये कह सकते हैं कि साहब जो सुलहनामा हुआ था उसमें ये कागज हुए थे, यह पक्ष रखा गया था, इसमें सुलहनामे में यह आदेश दिया गया था। इसके सारे कागजात को पेश करते हुए आप जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है, एसडीएम है स्पेशली, वो उसकी अदालत में, उसके ऑफिस में आप एक एप्लीकेशन लगाएंगे और फिर इस पर एसडीएम अपना फैसला कागजातों के अध्ययन के बाद देगा। अगर मान लो कि आप एसडीएम के आदेश से भी संतुष्ट नहीं होता है, कोई पक्ष संतुष्ट नहीं होता है, तो फिर वो अगली अपील कर सकता है एसडीएम के आदेश के विरुद्ध डीएम के यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस में। इसके बाद किसी भी पक्ष को कहीं भी कोई अपील करने का अधिकार यह कानून नहीं देता। और यह भी कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो आदेश देगा उसकी हैसियत सिविल कोर्ट के आदेश जैसी होगी और इसकी अपील किसी भी कोर्ट में कहीं भी नहीं की जा सकती है। यह मामला भी किसानों के लिए बहुत तकलीफदेह हो रहा है। उनका कहना है कि भाई जो एसडीएम है, जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, वो मुख्यमंत्री के अंडर में काम करता है, उसके आदेश पर काम करता है। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो मुख्यमंत्री को दबाव दे करके या कलेक्टर को रिश्वत दे करके बहुत बड़े बड़े नुकसान किसानों को कर देंगे। और जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो केवल कंपनियों की बात मानेगा, किसानों की बात नहीं मानेगा और ऐसे फैसले दे देगा जिसमें किसान बर्बाद हो जाएंगे और उनको इस कानून में कहीं अपील करने का अधिकार नहीं है, सिविल कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं है। तो ये प्रोविजन उनको ऐसा लगता है कि इसलिए किया गया है कि जिससे कंपनियां किसानों के साथ जुल्म कर पाएं और जुल्म करके भी बच पाएं, ऐसा प्रावधान। इसलिए ये भी जो सेक्शन 8 है, स्पेशली जो डिस्प्यूट सेटलमेंट का मामला है, ये विवादित है, जिस पर किसान राजी नहीं है और उनके विरोध का एक बड़ा कारण इस कानून में ये है। इस कानून का सेक्शन 9 कहता है कि जो कंपनियां या कोई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अगर किसानों के साथ धोखाधड़ी करते हैं, किसानों के साथ बेईमानी करते हैं, तो उसमें इस सेक्शन 9 के तहत जो स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिसर है उसका विधिवत पद दिया गया है कि वो इस मामले में जो धोखाधड़ी करने वाली कंपनी है या फिर बेईमानी करने वाली कोई एजेंसी है या कोई प्लेटफॉर्म है या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है या कोई भी है जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन कर रही है, अगर इस तरह की बात होती है, पाई जाती है, तो 3 काम जो स्टेट का ऑफिसर है वो कर सकता है। पहला तो ये कर सकता है कि किसान का कितना नुकसान हुआ है उसका पेमेंट करने का आदेश दे सकता है। दूसरी बात ये कर सकता है कि वह धोखाधड़ी या बेईमानी करने वाली कंपनी पर या फिर किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पर पेनाल्टी लगा सकता है। तीसरा काम ये कर सकता है कि वो आगे से किसानों के साथ जो व्यापार का काम है वो परमानेंट करने पर रोक लगा सकता है। ये 3 तरह के प्रोविजन हैं, लेकिन इसमें शर्त ये रखी गई है कि इस बारे में कंपनी को सुना जाएगा, कंपनी के पक्ष को बिना सुने हुए ऐसा कोई आदेश जारी नहीं होगा। लेकिन सेक्शन 10 इसके आगे वाला जो सेक्शन है उसमें एक अजीबोगरीब प्रावधान है, यह भी एक विवाद का विषय है। फिर यह कहा जाता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिसर है या मार्केटिंग ऑफिसर है वो जो भी फैसला देगा उसके विरुद्ध जो सजा प्राप्त कंपनी है या सजा प्राप्त कोऑपरेटिव सोसाइटी है या जो भी किसानों से धोखाधड़ी करता हुआ पकड़ा गया है वो किसी प्रदेश सरकार के किसी भी कार्यालय में किसी भी अधिकारी के समक्ष अपील नहीं कर सकता। वो अपील कहाँ होगी? वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के ज्वाइंट सेक्रेटरी के ऊपर के किसी अफसर के सामने होगी। अब ये बात अजीबोगरीब है क्योंकि आमतौर पर यह है कि जो भी अफसर फैसले देता है अपील उसके फैसले के विरुद्ध अपील ऊपर के अफसर में होता है, लेकिन यहां पर बात यह की गई है कि अपील केवल सेंट्रल गवर्नमेंट में होगी और वह भी केवल ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के उसके रैंक के अफसर के ऊपर होगी। मतलब यह है कि इसके पीछे कुछ दाल में काला है
किसानों को ये लगता है कि जानबूझ के ऐसा किया गया है, क्योंकि जो कंपनियां किसानों के साथ धोखाधड़ी करेंगी वो अरबपति कंपनी होगी और उनके पास अरबों रुपए होंगे। तो हो सकता है कि कोई प्रदेश सरकार उनके पक्ष में ना हो, वो मान के चलते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट पर तो उनका कब्जा होगा ही होगा, और नीचे के अफसरों पर भले कब्जा ना हो, ऊपर के अफसरों पर तो जरूर कब्जा होगा। इसी भरोसे पर यह प्रोविजन किया गया है कि जो बड़े अफसर हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी से ऊपर के अफसर हैं, उनके यहां जब अपील में जाएंगे तो वो उनको माफ कर देंगे। यानी ये है कि हो सकता है कि किसानों को पेमेंट करने के लिए वो आदेश दे दें कि भाई जो बकाया है भुगतान कर दो, लेकिन जो उनको व्यापार करने से रोक लगी है वो रोक हटा दें, या जो पेनाल्टी लगी है वो पेनाल्टी खत्म कर दें। ऐसा भी हो सकता है, किसानों को आशंका है कि जो किसानों का पेमेंट है, जो बेईमानी कर रही है कंपनी, और जो उसको पेमेंट प्राप्त करने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट का अफसर ने एक आदेश में दिया है, वो आदेश भी रद्द कर दें और फिर किसान उनका कुछ ना बिगाड़ पाए। कुल मिलाकर ये जो सेक्शन 10 है, जो सेक्शन 10 है, ये भी एक विवाद का विषय है और कुछ नियति में खोट है, इसीलिए इस तरह के प्रावधान किए गए हैं। अन्यथा यही किया जाता है जो अब तक होता रहा कि जो भी अफसर कोई फैसला देगा उसके ऊपर का अफसर उसकी अपील सुनेगा और निराकरण कर देगा। इस कानून का जो सेक्शन 11 है उसमें यह कहा गया है कि जो भी गलत काम करते हुए कंपनी या कोई व्यापारी या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी पकड़ी जाएगी, उसको क्या सजा मिलेगी, क्या पेनाल्टी मिलेगी, इसी बारे में चर्चा है। छोटा सा एक सेक्शन है ये। इसमें यह कहा गया है कि कुछ अपराधों में उसको 25,000 से लेकर के 5 लाख रुपए तक की पेनाल्टी होगी, जुर्माना होगा। और कुछ ऐसे मामले भी इसमें गिनाए गए हैं कि अगर इस तरह का अपराध पकड़ा जाता है तो उसमें फिर उनको 50,000 से लेकर के 10 लाख रुपए तक की जुर्माना होगा। अब ये जो जुर्माना है या पेनाल्टी है, जो बड़ी बड़ी कारपोरेट कंपनियां हैं जो जिनके पास खरबों रुपए का टर्नओवर है, लाखों करोड़ में धंधा करेंगे, उनके लिए 5 लाख या 10 लाख रुपए जुर्माना देना बहुत बड़ी बात नहीं है। उनके अपने वकील हैं और वो वकील लगातार यही काम करते रहेंगे, वो यथासंभव तो जुर्माना होने ही नहीं देंगे। और अगर कभी जुर्माना हुआ भी, 1000 लोगों के साथ धोखाधड़ी किया, तो उसमें हो सकता है कि 1-2 केस में उनको सजा हो जाए या पेनाल्टी हो जाए तो 5 लाख रुपए दे देंगे। कुल मिला के यह जो पेनाल्टी है, इस पेनाल्टी से धोखाधड़ी करने वाले डर जाएंगे या कंपनियां डर जाएंगे, ऐसा नहीं है। इस कानून में कहीं यह प्रोविजन नहीं है कि जो धोखाधड़ी करने वाला है उसको जेल भी होगी, वो केवल पैसा दे के बच जाएगा। यह भी एक चिंताजनक बात है और किसानों के लिए तकलीफदेह है। उन्हें ऐसा लगता है कि जो पैसे वाले लोग हैं उनको पैसा का पेनाल्टी तो कोई सजा होती ही नहीं और पेनाल्टी से वो डरेंगे ही नहीं, इसलिए किसानों के साथ धोखाधड़ी करेंगे ही करेंगे। यानी यह है कि किसान इसमें, सरकार इसमें ये कर सकती है कि इसमें कुछ जेल का प्रावधान भी कर दे जिससे कि उनको डर लगे। इस कानून का जो सेक्शन 13 है वो भी विवादित है। उसमें यह लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स क्या होंगी, और वो पावर ये होगी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स कोई फैसला देंगे, यानी कोई कंपनी ने बेईमानी किया है या धोखाधड़ी किसान के साथ किया है और उसको सजा मिल गई है, उसको पेनाल्टी मिल गई है, या किसान को पैसा वापस करने का आदेश दे दिया गया है, और या फिर उसको बिजनेस करने का, धंधा करने का अधिकार समाप्त कर दिया गया है भविष्य में, कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए, या परमानेंट समाप्त कर दिया गया है। इस बारे में जो अपील जाएगी और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी इसमें जो फैसले देंगे, उन अधिकारियों के विरुद्ध किसी भी तरह का कोई भी अदालती मुकदमा नहीं चला जा सकता। मतलब यह है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अफसर हैं, जो सेक्शन 10 में लिखा है कि ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक से ऊपर के अधिकारी जो अपीलों की सुनवाई करेंगे और जो भी आदेश देंगे, चाहे वो रिश्वत दे के आदेश, रिश्वत लेकर के आदेश दें, चाहे वो कानूनों को ताक पर रख करके आदेश दें, यानी कोई भी आदेश देंगे, उस आदेश के विरुद्ध ना तो कहीं अपील हो सकती है, ना उस अधिकारी पर व्यक्तिगत किसी तरह का मुकदमा चला जा सकता है। यानी उनको पूरी सुरक्षा दी गई है, पूरी इम्यूनिटी दी गई है। यह बात भी शंका पैदा करती है कि इतनी ज्यादा इम्यूनिटी अगर प्राप्त कोई अधिकारी होगा तो वह बड़ी बड़ी कंपनियों से रिश्वत लेकर ही फैसले करेगा, और किसान की पहुंच वहां तक नहीं होगी लेकिन कंपनियों की पहुंच वहां तक होगी। इसलिए यह भी एक विवादित मामला है। सरकार को इस मामले में भी संशोधन करना चाहिए और कम से कम अधिकारियों को भी कुछ न कुछ दंड का प्रावधान होना चाहिए जिससे वो गलत करने में डरें, या किसानों के साथ जो धोखाधड़ी करने वाली कंपनियां हैं,
किसानों का पैसा लूटने वाली कंपनियां हैं, उनके साथ बेईमानी करने वाली कंपनियां हैं, उनको जब सजा देना हो या उनकी मुकदमे की सुनवाई करनी हो तो कम से कम उन्हें ये डर लगे कि अगर वो कानून का पालन नहीं करेंगे तो उन्हें भी दंड मिल सकता है। ऐसा प्रोविजन तो करना चाहिए। दुर्भाग्यवश इस कानून में उनको पूरी अराजकता की आजादी दे दी गई है। सेक्शन 14 ये कहता है कि जो ये कानून बन रहा है, नया नया बना है, ये कानून की कोई बात अगर किसी प्रदेश के किसी कानून से टकराएगी तो प्रदेश का कानून चूर चूर हो जाएगा। यानी इसको कहते हैं ओवरराइडिंग इफेक्ट। ओवरराइडिंग पावर है, यानी कि प्रदेशों के जितने भी कानून एपीएमसी के मंडियों से संबंधित बने थे, अगर कोई भी प्रावधान कहीं भी किसी भी तरीके से इस कानून से टकराएगा तो जो केंद्र सरकार का ये कानून है वो तो बचा रहेगा, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का कानून चकनाचूर हो जाएगा। ये प्रोविजन है। इससे एक बड़ा फर्क ये हो गया है कि अभी तक खेती बाड़ी संविधान में राज्यों का काम था, राज्यों की सूची में लिखा गया है। केवल यह मामला था कि अगर जमीनों के अधिग्रहण का मामला हो तो इस मामले में केंद्र को हक था, लेकिन बाकी सारे मामले में खेती कैसे होगी, कहां होगी, कैसे खरीद होगी, कैसे बिक्री होगी, ये सारी बात प्रदेशों को भारत के संविधान ने यह अधिकार दिया था। लेकिन अब ये जो कानून है ये कहता है कि प्रदेशों के सारे कानून जो भी इससे टकराएंगे वो चकनाचूर हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि चुपके ये खेती बाड़ी से संबंधित जो अधिकार राज्यों को प्राप्त थे वो धीरे से सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी तरफ खींच लिया है। और वास्तव में देखा जाए तो ये संघ और राज्य का मामला भी है। इसमें जो संघीय ढांचा है उसको चोट भी पहुंची है और भारत के संविधान में जो केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्राविजन था, ये उस भावना को भी ठेस पहुंची है इस प्रावधान से। इसी तरह जो सेक्शन 15 है उसमें ये कहा गया है कि जो विवादों में, डिस्प्यूट में, झगड़े विवाद में जो फैसला देगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के फैसले के विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं की जाएगी, और यानी वो उसका फैसला सुप्रीम होगा। इसलिए इस सेक्शन 15 से किसानों को ये खतरा दिख रहा है कि वो जो कलेक्टर है वो उनकी जिंदगी बर्बाद कर देगा, उनकी बार बार नुकसान होगा, झगड़े होंगे, विवाद होगा, कंपनियां नुकसान करेंगी, बेईमानी करेंगी, धोखाधड़ी करेंगी और कलेक्टर कंपनियों के पक्ष में ही फैसले दे देंगे जिसके खिलाफ कहीं अपील नहीं होगी। जब बार बार ऐसी बात होगी तो किसान आजीज आकर के खेती करना बंद कर देगा या औने पौने दाम पर अपनी खेती किसी को बेच देगा। अब जब सारे गांव के लोग अपना जमीन बेचने के लाइन में खड़े हो जाएंगे, भाई उनकी जमीन ले लो क्योंकि खेती से कुछ पैदा नहीं हो रहा है, जो पैदा हो रहा है उससे मुनाफा नहीं हो रहा है, परिवार नहीं चल रहा है, शादी विवाह करते हैं उसमें कर्ज हो जाता है और वह कर्ज नहीं पटा पा रहे हैं। अब वो कर्ज पटाने के लिए खेत बेचेंगे, गांव में कोई आदमी इतनी कीमत देगा नहीं, तो फिर जो बड़ी बड़ी कंपनी वाले हैं वो ज्यादा कीमत देंगे। यानी आज जो 20 लाख रुपए बीघा जमीन है वो जमीन बड़े मुश्किल से 4 लाख 5 लाख में गांव वाले खरीदेंगे। ऐसी स्थिति में बड़ी कंपनी वाले आएंगे, वो कहेंगे जी मेरे से 1 लाख फालतू ले लो, तुम 6 लाख रुपए में दे दो। तो कंपनी वालों को किसान जमीन बेचना पसंद करेंगे और खुश भी रहेंगे, उनको दुआएं भी देंगे कि कम से कम 1 लाख रुपए ज्यादा दिया। लेकिन वो भूल जाएंगे कि उनकी जमीन पहले 20 लाख रुपए में थी, खेती घाटे का सौदा बन गई और लोग मजबूर होकर के सब जमीन बेचने लगे, तो जो जमीन की कीमत थी वो 1/4 पर आ गई। तो कुल मिलाकर के किसान खेती से भी जाएगा, जमीन से भी जाएगा, जमीन की कीमत से भी जाएगा। इस तरह के खतरे किसानों के सामने उनके सिर पर मंडरा रहे हैं। जो इस कानून का सेक्शन 19 है उसमें यह प्रावधान किया गया है कि अगर इस कानून को लागू होने में कोई समस्या आएगी, कोई डिफिकल्टी पैदा होगी, तो इस डिफिकल्टी का रिमूवल यानी इसका समाधान सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट नहीं करेगी। यानी अगर स्टेट गवर्नमेंट किसी कानून का हवाला देकर के ये कहती है कि भाई इसमें हम किसी व्यापारी पर रुकावट डालेंगे, किसी कंपनी पर रुकावट डालते हैं कि हमारा कानून ये कहता है, तो स्टेट गवर्नमेंट के उस कानून के खिलाफ नया कानून बनाने का या कोई नया अध्यादेश जारी करने का या नया आदेश जारी करने का या नया क्लैरिफिकेशन जारी करने का ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगी। यानी क्या हुआ कि ये प्रावधान भी राज्य के अधिकारों को छीनने की एक कोशिश के तहत किया गया है।
इस मामले में प्रदेश की सरकारों को जरूर आपत्ति होगी। यह मामला केवल किसानों के लिए आपत्तिजनक नहीं है, बल्कि प्रदेश सरकारों के लिए भी आपत्तिजनक है। और इसमें जो संघीय ढांचा है, इस सेक्शन 19 से उसको चोट पहुंच